हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है। सपोज एक एडवोकेट ने बहुत मेहनत करके एक प्लेन ड्राफ्ट किया, उसमें कोर्ट फीस लगाई, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी एनेक्स कर दिए, सम्मन्स थे वो भी इशू हो गए, अब एविडेंस भी स्टार्ट हो गया। तभी अचानक जज ने कहा कि मिस्टर काउंसिल, आपसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे बाबा! आपने सूट में गलत पार्टी को इंक्लूड कर दिया है, जिसे पार्टी बनाना चाहिए था आपने उसे इंक्लूड ही नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं? तो अब क्या इतनी बड़ी गलती के बाद सारा जो सूट है, पूरा सूट है, वो खत्म हो जाएगा? जो मेहनत की वो सब खराब हो जाएगी? या इस सिचुएशन में सीपीसी कोई सॉल्यूशन देता है? दोस्तों, एक बात याद रखिए कि सिविल प्रोसीजर का जो पर्पस है वो है जस्टिस डिलीवर करना, ना कि टेक्निकल मिस्टेक्स को निकाल के सूट को खत्म करना। और यही फिलॉसफी रूल 9 पर बेस्ड है। दोस्तों, जो लीगल लैंग्वेज है, पहली बात उससे डरना बंद कीजिए, क्योंकि हम समझने वाले हैं पहला वर्ड जो कि है मिस जॉइंडर। मिस जॉइंडर को हम तोड़ देते हैं मिस प्लस जॉइन। जॉइन का मतलब किसी पार्टी को इंक्लूड करना, और मिस का मतलब है गलत, यानी गलत पर्सन को प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बनाना। सेकेंड वर्ड है नॉन जॉइंडर, इसे भी तोड़ देते हैं नॉन प्लस जॉइंडर। जॉइन मतलब इंक्लूड करना और नॉन मतलब नहीं, यानी जिसे पार्टी बनाना चाहिए था, जो जरूरी था, उस पार्टी को हमने इंक्लूड ही नहीं किया सूट में, तो ये हुआ नॉन जॉइंडर। अब सपोज एडवोकेट से इन दोनों में से कोई गलती हो गई, तो क्या कोर्ट सीधा बोलेगी कि आपका सूट जो है वो डिसमिस? आंसर है नहीं। और इसी वजह से रूल 9 जो है सीपीसी का, वो ह्यूमैनिटेरियन रूल माना जाता है। रूल 9 का सिंपल मैसेज है कि जस्टिस शुड नॉट बी फेल बिकॉज ऑफ टेक्निकल मिस्टेक, यानी कोर्ट का जो फोकस है वो मेन डिस्प्यूट पर होना चाहिए, रियल डिस्प्यूट पर होना चाहिए, ना कि जो ड्राफ्टिंग है सिर्फ उसकी मिस्टेक्स पर। रूल 9 में एक फ्रेज आता है, मैटर इन कंट्रोवर्सी। इस फ्रेज को याद रखिए। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है रियल डिस्प्यूट, ओरिजिनल इशू या ओरिजिनल फाइट जो है, या कहें कि रियल इशू। तो कोर्ट का काम है कि जो हमारा रियल डिस्प्यूट है उसे डिसाइड करना, ना कि जो ड्राफ्टिंग है या टेक्निकल चीजें हैं उन पे ऑब्जेक्शन करना। सपोज जो रियल डिस्प्यूट है वो है पैसों का। अब डिफेंडेंट बोल रहा है कि एक एक्स्ट्रा पार्टी जो है वो ऐड हो गई है, तो कोर्ट सोचेगी क्या इस वजह से जो है असली डिस्प्यूट है डिसाइड ही नहीं हो सकता है? अगर हो सकता है तो प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइडेड। दोस्तों, मैं एक बात बोलती हूँ कि जहां भी बेयर एक्ट में प्रोवाइडेड दैट वर्ड आता है, वहां अपना हाइलाइटर हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो एक एक्सेप्शन लाने वाली है। क्योंकि अब तक तो ये रूल जो था वो प्लेंटिफ को प्रोटेक्ट कर रहा था। जो ये एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि हर सिचुएशन में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अब ये एक्सेप्शन किस लिए? नेसेसरी पार्टी के लिए। अब ये नेसेसरी पार्टी क्या है? अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दूं तो जिसके बिना कोर्ट जो है वो इफेक्टिव डिक्री पास ही नहीं कर सकती है। तो इस डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। सपोज 3 रजिस्टर्ड को ओनर हैं, कोर्ट को ओनरशिप डिसाइड करनी है, लेकिन उनमें से जो एक को ओनर है वो कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं होता है। तभी जज साहब पूछते हैं काउंसिल से कि जो नेसेसरी पार्टी है वो तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो वो जजमेंट देंगे उससे बाइंड कौन होगा? तो इसीलिए जो नेसेसरी पार्टी है उसका कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। अब जुडिशरी का फेवरेट कंफ्यूजन, नेसेसरी पार्टी या प्रॉपर पार्टी, दोनों सेम नहीं है। प्रॉपर पार्टी वो होता है जिसकी प्रेजेंस कोर्ट को हेल्प करेगी, लेकिन उसकी एब्सेंस में जो कोर्ट है वो इफेक्टिव डिग्री पास कर सकती है। सपोज प्रॉपर्टी केस चल रहा है, प्रॉपर्टी सूट चल रहा है, उसमें जो विटनेस है वो प्रॉपर्टी डीलर है और उसको पार्टी बना दिया। क्या उसका पार्टी होना जरूरी था? नहीं। तो वो प्रॉपर पार्टी हो सकता है, नेसेसरी पार्टी नहीं। अब इसे मेमोराइज करने की ट्रिक, नेसेसरी पार्टी यानी नो डिग्री विदाउट हिम, और प्रॉपर पार्टी यानी बेटर डिसीजन विद हिम। तो बस ये लाइन जो है एक जो जुडिशरी एग्जाम में बहुत काम आती है। प्लेन ड्राफ्ट करने से पहले सबसे पहला काम क्या है? क्या फैक्ट लिखना? नहीं। क्या रिलीफ लिखना? नहीं। सबसे पहला काम है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि नेसेसरी पार्टी कौन कौन है। अब क्योंकि यहीं पर गलती हो गई तो जो पूरा लिटिगेशन है वो इम्पैक्ट हो सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि नेसेसरी पार्टी का जो नॉन जॉइंडर का ऑब्जेक्शन है वो हर स्टेज पर नहीं उठाया जा सकता है। सपोज आपने ट्रायल में वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और फर्स्ट टाइम आप अपील में गए और आपने वहां कहा कि जो नेसेसरी पार्टी है वो मिसिंग है, तो जो कोर्ट है वो फैक्ट्स के बेस पर डिसाइड करेगी जो ऑब्जेक्शन है वो मेंटेनेबल है या नहीं। इसीलिए एडवोकेट को रिटन स्टेटमेंट पे या इशू के स्टेज पर ही जो पार्टी से रिलेटेड ऑब्जेक्शन है वो क्लियर कर देने चाहिए। दोस्तों, अब एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मान लीजिए जज साहब ने कहा कि मिस्टर काउंसिल नेसेसरी पार्टी मिसिंग है, तो अब क्या होगा? क्या प्लेंटिफ को नया सूट फाइल करना होगा या कोर्ट उस मिसिंग पार्टी को बाद में ऐड कर सकती है?
तो यहीं से शुरू होता है ऑर्डर 1 रूल 10। एंड बिलीव मी, रूल 10 सीपीसी का सबसे पावरफुल प्रोसीजरल प्रोविजन में से एक है। यही रूल सिविल लिटिगेशन को बचाता भी है और सही डायरेक्शन भी देता है। तो इस रूल को हम नेक्स्ट क्लास में डिकोड करेंगे। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।